बीरबल की एक लाइन और अकबर की पूरी सोच उलट गई। उस दिन बादशाह अकबर के दरबार में ऐसी चुप्पी थी जैसे हवा भी सांस रोककर बैठी हो। सोने के झूमर जल रहे थे, दीवारों पर जड़े हुए नगीने ऐसे चमक रहे थे जैसे खुद इतिहास अपनी आंखें खोलकर ये नज़ारा देख रहा हो। और दरबार के बीचों बीच अकबर सिंहासन पर बैठे थे, माथे पर शिकन, आंखों में वो तेज जो किसी बड़े फैसले से पहले राजा की आंखों में होता है। दरबार में सब जानते थे कि आज बात कुछ खास है, कोई आम सुनवाई नहीं है, कोई छोटा विवाद नहीं है। आज ऐसा सवाल उठा था जिसने खुद अकबर की सोच को उलझा दिया था। अकबर ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, दरबार में सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं। कोई सेना की बात करता है, कोई कर की, कोई राज्य की सीमा की, कोई जनता की। लेकिन मैं आज एक ऐसा जवाब चाहता हूं जो मेरे मन की गांठ खोल दे, ऐसा जवाब जो बाहर से छोटा लगे पर अंदर जाकर पूरे अर्थ बदल दे। दरबार के मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक ने दाढ़ी सहलाई, दूसरे ने टोपी ठीक की, तीसरे ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। सबको पता था कि बादशाह का मूड आज गंभीर है। तभी अकबर ने अपनी उंगलियां बाजू पर टिकाईं और बोले, मुझे बताओ, इंसान बड़ा कब होता है? जब उसके पास ताकत हो, जब उसके पास दौलत हो, जब उसके पास पद हो, या जब सब उसके आगे झुकें? दरबार में तुरंत खुसर पुसर होने लगी। किसी ने कहा, जहां पनाह, बड़ा वही है जिसके पास फौज हो। किसी ने कहा, नहीं, बड़ा वही है जिसके पास खजाना हो। किसी ने कहा, नहीं, असली बड़ाई तो वंश और ताज में होती है। अकबर सब सुनते रहे, लेकिन उनका चेहरा हर जवाब के साथ और सख्त होता गया। उन्हें किसी भी उत्तर में संतोष नहीं मिला। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे, न बहुत आगे न बहुत पीछे। न ऐसा चेहरा कि मानो उन्हें सब पता है, न ऐसा कि कुछ नहीं जानते। बस वैसा चेहरा जैसे वे सुन रहे हों, पर साथ ही मन पूरा खेल पढ़ रहे हों। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बारी। दरबार की नजरें सीधे बीरबल पर टिक गईं। वो वही पल था जब हर कोई अपनी सांसें रोक लेता था, क्योंकि सब जानते थे कि बीरबल के मुंह से निकली एक लाइन कभी कभी पूरे दरबार की सोच पलट देती है। बीरबल ने पहले अकबर को देखा, फिर पूरे दरबार पर एक हल्की नजर डाली और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, इंसान बड़ा तब होता है जब वो अपनी जगह को समझ ले। इतना कहते ही दरबार में हल्का सा शोर उठा। कुछ लोग समझे नहीं, कुछ ने भौहें चढ़ाईं, किसी ने धीरे से कहा, बस इतनी सी बात। अकबर की आंखें संकुचित हो गईं। ये जवाब उन्हें अधूरा लगा। उन्होंने पूछा, अपनी जगह को समझ ले, इससे क्या मतलब? बीरबल ने बिना घबराए बहुत साधारण स्वर में कहा, मतलब ये जहां पनाह कि जो खुद को समझ ले वही दूसरों को भी समझ सकता है। जो अपनी जगह भूल जाए वो ताज पहनकर भी छोटा रह जाता है, और जो अपनी जगह पहचान ले वो बिना ताज के भी बड़ा हो सकता है। अकबर एक पल के लिए चुप हो गए। ये जवाब सुनने में छोटा था, लेकिन भीतर कहीं चुपता हुआ भी था। मगर बादशाह का स्वभाव था कि वे एक ही बात से संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने अपने हाथ से तख्त के किनारे को छुआ और पूछा, अगर बात इतनी सरल है तो इसे दरबार वाले क्यों नहीं समझते? बीरबल मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे वे जानते हों कि असली खेल अब शुरू होगा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, क्योंकि सरल बात को समझने के लिए भी कभी कभी जटिल अहंकार तोड़ना पड़ता है। दरबार फिर सन्न रह गया। अकबर ने एकदम से भौं उठाई। अहंकार? उन्होंने दोहराया। क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरा दरबार अहंकार में अंधा है? अब बीरबल ने पहली बार अपनी नजर सीधे बादशाह की आंखों में डाली, बहुत आदर से पर बिना डर के। मैं ये नहीं कह रहा कि दरबार अंधा है जहां पनाह। मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी सच्चाई सामने खड़ी होती है, पर उसे देखने के लिए पहले अपनी चमक कम करनी पड़ती है। इतना सुनते ही एक मंत्री के होठों पर दबा हुआ क्रोध उभर आया। दूसरे ने तुरंत उसे शांत रहने का इशारा किया। अकबर उठकर 2 कदम आगे आए। दरबार में ऐसा लगा जैसे हवा का रुख बदल गया हो। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे इस एक वाक्य का असली अर्थ क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, जहां पनाह, एक आदमी दूसरे आदमी से बड़ा अपने बल पर नहीं होता, बल्कि अपने विवेक पर होता है। अकबर ने पूछा, और अगर कोई राजा हो? तो भी वही। बीरबल बोले, राजा की असली परीक्षा उसके ताज में नहीं, उसकी समझ में होती है। अकबर की आंखों में एक क्षण को क्रोध चमका। किसी ने सोचा अब डांट पड़ेगी, किसी ने सोचा अब बीरबल की खैर नहीं, लेकिन अकबर चुप रहे। वे भीतर से उस जवाब को पलट पलट कर देख रहे थे, और यही तो बीरबल की कला थी। वो एक वाक्य फेंकते थे
और सामने वाला उसे पकड़ते पकड़ते खुद अपने ही मन में उलझ जाता था। अकबर ने अचानक कहा, तो क्या तुम ये मानते हो कि मैं कभी कभी अपनी जगह भूल जाता हूं? पूरे दरबार की सांसें अटक गईं। ये वही सवाल था जिसका जवाब सीधे दिया जाए तो सिर कटे और टाल दिया जाए तो बात अधूरी रह जाए। बीरबल ने बिना हड़बड़ी के कहा, जहांपना, मैं ये मानता हूं कि हर बड़ा आदमी कभी न कभी अपनी जगह को लेकर भ्रम में पड़ जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार आदमी अपने भ्रम को पहचान लेता है। अब अकबर पूरी तरह बीरबल की तरफ मुड़ चुके थे। और अगर मैं पहचान ना पाऊं, बीरबल ने उसी सहजता से कहा, तो फिर कोई और आपको पहचान करवा देता है। दरबार में कई चेहरों पर अब घबराहट थी। ये कोई साधारण बात नहीं थी। जैसे जैसे बीरबल बोलते जा रहे थे, अकबर की सोच किसी अनदेखी दिशा में मुड़ती जा रही थी। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। अकबर ने कहा, एक ऐसा उदाहरण दो जिससे ये बात मुझे और सबको समझ आ जाए। बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों। जहांपना एक किसान का बेटा था। वो खेत में अपने पिता के साथ काम करता था। उसका मन करता था कि वो राजा जैसा बने, क्योंकि उसे लगता था कि राजा होना ही सबसे बड़ी चीज है। फिर एक दिन वो शहर गया और वहां एक मंत्री को देखा। उसने सोचा मंत्री राजा से भी बड़ा होगा। फिर उसने एक सेनापति को देखा और समझा कि शायद असली ताकत उसी में है। फिर उसने एक साधु को देखा जिसे सब झुककर प्रणाम कर रहे थे और उसे लगा कि असली बड़ाई तो इसी में है। अकबर और दरबार ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल आगे बोले, लेकिन जब वो लड़का घर लौटा, उसके पिता ने उससे पूछा, किसे सबसे बड़ा पाया? लड़के ने कहा, मैं किसी को भी सबसे बड़ा नहीं समझ पाया। हर किसी के पास कुछ है, पर हर किसी की कोई कमी भी है। तब उसके पिता ने कहा, बस तुमने सीख लिया कि असली बड़ा वही है जो अपनी कमी को जानता है। अकबर ने ठंडी सांस ली। कहानी सुनने में आसान थी, मगर बात भारी थी। उन्होंने फिर पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि ताकत से बड़ा ज्ञान है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं जहांपना, मैं कह रहा हूं कि ताकत बिना ज्ञान के बोझ बन जाती है। ये सुनते ही अकबर का चेहरा एकदम बदल गया। वे कुर्सी से उठ खड़े हुए। हर तरफ सन्नाटा फैल गया। ऐसा लगता था अब शायद दरबार में तूफान आएगा। और आया भी, लेकिन शब्दों का तूफान। अकबर बोले, तो क्या मैं बोझ ढो रहा हूं? बीरबल ने उत्तर देने से पहले क्षण भर रुककर हवा को महसूस किया। फिर बोले, जहांपना, ताज बोझ नहीं होता। बोझ वो सोच बनती है जो ताज को केवल सिर की ऊंचाई समझ ले, दिल की जिम्मेदारी नहीं। कई दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ की आंखें फैल गईं, कुछ ने सहज ही गर्दन झुका ली। अकबर की आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक नई बेचैनी थी। ये वही बेचैनी थी जो तब पैदा होती है जब कोई बात भीतर जाकर जम चुकी गलतफहमी को हिला दे। अकबर ने अपनी उंगली से सिंहासन की बाह थपथपाई। बीरबल, तुम हर बार एक ऐसी बात क्यों कह देते हो जो पहले तो सीधे दिल में लगती है और फिर दिमाग को शांत नहीं बैठने देती? बीरबल ने झुककर कहा, क्योंकि जहांपना, सच्चाई का काम ही यही है। अकबर ने एक पल को माथा सहलाया, फिर धीरे से बोले, मान लो मैं तुमसे कहूं कि मुझे दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी चाहिए। ऐसा आदमी जो मुझे धोखा न दे सके, मेरे सामने झूठ न बोल सके और मेरी परीक्षा भी ले सके। क्या तुम उसे खोज लाओगे? दरबार में कान फड़े हो गए। ये कोई आम आदेश नहीं था। अगर बादशाह को सबसे बुद्धिमान आदमी चाहिए तो ये किसी का भी राजनैतिक खेल बन सकता था। कोई मंत्री खुद को आगे कर सकता था, कोई गुरु, कोई व्यापारी, कोई कवि। लेकिन बीरबल का चेहरा शांत रहा। उन्होंने कहा, जहांपना, बुद्धिमान आदमी बाहर से नहीं मिलता, वो पहले आपकी शर्तों में छिपा होता है। अकबर ने भौहें सिकोड़कर पूछा, मेरी शर्तों में? जी, बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति हर शर्त को समझकर भी आखिरी शर्त तक सच बोल सके, वही असली बुद्धिमान है। अकबर अब पूरी तरह सुनना चाहते थे। तो वो आखिरी शर्त क्या होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, जब आप उसे झूठ बोलने को कहेंगे और वो सच बचाकर निकल जाएगा। दरबार में कुछ लोगों की हंसी छूटते छूटते रह गई। अकबर भी हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन तुरंत गंभीर हो गए। अच्छा, तो तुम ये खेल खेलना चाहते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, खेल नहीं, परीक्षा जहांपना। अकबर ने घोषणा की, तो सुन लो, कल दरबार में एक ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब कोई भी आदमी दे सकता है, लेकिन सिर्फ वही जीत पाएगा जो मेरी सोच को उलट दे। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जो पूरे दरबार में किसी को नहीं मिला होगा, और अगर असफल हुए, वे रुके, फिर बोले, तो फिर तुम्हारी चतुराई की भी सीमा सबको पता चल जाएगी। दरबार में खुसर फुसर बढ़ गई। अकबर ने दरबार बर्खास्त कर दिया। सब अपने अपने मन में यही सोचते जा रहे थे कि कल क्या होगा। बीरबल के चेहरे पर भी अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पता हो कि असली सवाल अभी पैदा ही नहीं हुआ है। उस रात महल में कोई चैन से नहीं सोया।
अगले दिन दरबार में एक अनोखी चहल पहल थी। पूरी सभा भरी हुई थी। हर कोई जानना चाहता था कि बादशाह कौन सा सवाल करने वाले हैं। अकबर थोड़ी देर बाद सिंहासन पर आए। उनके चेहरे पर आज गजब का आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, कल मैंने बीरबल को एक चुनौती दी थी। आज मैं पूरी सभा के सामने उसका परीक्षण करूंगा। सबने कान खड़े कर लिए। अकबर ने कहा, मैं एक आदमी को यहां बुलाऊंगा जो अपने को सबसे बड़ा समझता है। फिर देखेंगे कि बीरबल उसकी सोच कैसे उलटते हैं। एक पहरेदार को बुलाया गया। वो एक लंबा, मजबूत, घमंडी सा व्यक्ति था जो खुद को बहुत समझता था। वो आते ही बोला, जहांपनाह, मैं आपके लिए अपना प्राण भी दे सकता हूं। अकबर ने कहा, अच्छा, तो बताओ तुम्हें खुद में क्या सबसे अच्छा लगता है। वो आदमी सीना फुलाकर बोला, मेरी ताकत, मेरा साहस और मेरी एक क्षमता कि मैं किसी से नहीं डरता। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, अब तुम्हारी बारी। बीरबल ने उस आदमी की तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम किसी से नहीं डरते? किसी से नहीं। ना राजा से, ना ईश्वर से? वो थोड़ा रुका, फिर बोला, मैं अपने कर्मों से डरता हूं बस। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर तुम किसी से नहीं डरते, ये झूठ हुआ। आदमी घबरा गया। अकबर को लगा खेल आगे बढ़ा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम इसे कैसे पकड़ोगे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, जो अपनी कमजोरी को मान ले उससे बड़ा कोई नहीं, और जो खुद को अजेय कहे वो पहली हवा में टूट सकता है। अकबर ने पूछा, तो क्या ये आदमी अयोग्य है? नहीं, बीरबल बोले, ये आदमी ईमानदार हो सकता है, बस अभी अपनी ईमानदारी से परिचित नहीं है। अकबर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी एक दूसरा दरबारी उठकर बोला, जहांपनाह, अगर बीरबल हर चीज का जवाब दे सकता है तो ये साबित करता है कि वह आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। ये बात सुनते ही दरबार में सरगर्मी फैल गई। अकबर की आंखें उस दरबारी पर टिक गईं। वो शायद अपने होश खो बैठा था, लेकिन बीरबल ने बिना क्रोध, बिना घमंड, बहुत धीमे स्वर में कहा, नहीं, मैं जहांपनाह से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूं। सारे दरबार ने सुना। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या कहा? बीरबल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं जहांपनाह से बड़ा इसलिए नहीं हूं क्योंकि जहांपनाह सवाल पूछते हैं और मैं उत्तर ढूंढता हूं। सवाल पूछना भी बड़ी बुद्धि है, उत्तर देना भी बड़ी बुद्धि है, पर दोनों में से एक भी दूसरे के बिना अधूरा है। अकबर का चेहरा नरम पड़ने लगा। ये वही क्षण था जब उन्होंने समझा कि बीरबल उनके विरोधी नहीं, उनकी सोच के दूसरे पहलू हैं। मगर तभी एक और मोड़ आया। एक बुजुर्ग मंत्री जो काफी देर से चुप बैठा था, अचानक बोल उठा, जहांपनाह, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर एक बात समझ नहीं आई। अगर इंसान बड़ा अपनी जगह समझने से होता है तो फिर राजा का पद क्या हुआ? क्या वो व्यर्थ है? दरबार फिर शांत। ये सवाल सही था, खतरनाक भी और जरूरी भी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब मैदान उनके सामने खुल चुका था। जवाब ऐसा होना चाहिए था जो राजा की गरिमा भी बचाए और सच्चाई भी कह दे। बीरबल ने बहुत शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, राजा का पद व्यर्थ नहीं होता, लेकिन राजा का पद तब तक ही महान रहता है जब तक वो जनता की जगह समझता है। राजा अगर खुद को सब कुछ समझ बैठे तो पद छोटा हो जाता है, और अगर राजा खुद को सेवा का माध्यम समझ ले तो पद बहुत बड़ा हो जाता है। अकबर के चेहरे पर एक गहरी सोच उतर आई। दरबार के लोग समझ गए कि आज की बहस अब बहुत दूर जा चुकी है। ये सिर्फ बुद्धि की परीक्षा नहीं थी, ये सत्ता, अभिमान, कर्तव्य और विनम्रता की परीक्षा बन चुकी थी। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो तुम्हारा कहना है कि एक राजा को झुकना आना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सिर पर ताज हो तो झुकना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। अकबर ने अचानक हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो मेरी सोच ही उलट दी। दरबार में हल्की हंसी दौड़ गई, लेकिन ये हंसी डर की नहीं, राहत की थी। अकबर उठ खड़े हुए और बोले, आज मैं मानता हूं कि एक छोटी सी लाइन बड़े से बड़े विचार को हिला सकती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, बात छोटी नहीं होती, बस उसे सुनने वाला बड़ा चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, और मैं बड़ा हूं या नहीं? बीरबल ने बिना एक पल गवाए कहा, जहांपनाह, अगर आप अपनी गलती सुनकर नाराज ना हो तो आप पहले से बड़े हैं, और अगर उसे समझकर बदल जाएं तो आप सबसे बड़े हैं। ये सुनते ही अकबर ने खुले मन से हंस दिया। फिर उन्होंने अपने गले से एक बहुमूल्य मोती जड़ित हार उतारकर बीरबल की ओर बढ़ाया। ये लो, उन्होंने कहा, आज की जीत तुम्हारी नहीं, मेरी भी है, क्योंकि आज मैंने फिर से सीख लिया
कि राजा वही नहीं जो सबसे जोर से बोले, राजा वो भी है जो सही बात सुनकर बदल जाए। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि उसी क्षण जब सबको लगा खेल खत्म हो गया, एक सेवक घबराया हुआ अंदर दौड़ा। उसने फुसफुसाकर कुछ ऐसा कहा जिससे अकबर के चेहरे का रंग बदल गया। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? सेवक कांपते हुए बोला, जहांपनाह, राजकोष के मुख्य कागजात गायब हैं। दरबार में एकदम हड़कंप मच गया। मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर का हाथ सीधे तलवार की मूठ पर चला गया। क्या? उन्होंने गरज कर कहा, किसी ने मेरे खजाने के हिसाब किताब चुरा लिए? सब घबरा गए। बीरबल की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। वे एक बार फिर शांत थे, मगर उनकी मुस्कान अब कुछ और ही कहानी कह रही थी, मानो उन्हें पता हो कि असली मोड़ अभी शुरू हुआ है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब बताओ बीरबल, इस उलझन को कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने दरबार की भीड़, घबराए चेहरों और कांपते हुए सेवक को देखा, फिर बहुत धीमे पर इतना सटीक कि हर शब्द तलवार की धार जैसा लगे बोले, जहांपनाह, जिसने आपके कागज चुराए हैं वो चोरी नहीं, डर के साथ खेल खेल रहा है। अकबर सन्न रह गए। डर के साथ? बीरबल ने सिर हिलाया। जी, और शायद वो आपके बहुत करीब हैं। दरबार में एक और खामोशी उतर आई। किसी ने सांस भी ना ली। अकबर की आंखें फैल गईं। कौन? बीरबल ने बस इतना कहा, वही जो सबसे पहले अमुक बात पर चौंका था। अकबर के चेहरे पर एक झटका सा आया। दरबार में मौजूद सभी मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। किसी के माथे पर पसीना चमक उठा। बीरबल की आंखें दरबार के एक कोने में टिक गईं और उसी तरफ सबकी नजरें मुड़ गईं। और वहीं सबसे पीछे खड़ा एक आदमी अचानक पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें भागने का रास्ता ढूंढ रही थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अकबर की आवाज गूंजी, रुको। वो आदमी जैसे पत्थर बन गया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये वही है जिसने कल आपके सामने सबसे जोर से सर हिलाया था और आज सबसे कम बोल रहा है। अब अकबर की पूरी सोच सचमुच उलट चुकी थी। दरबार में अफरा तफरी मचने ही वाली थी कि उस आदमी ने एकदम से घुटनों के बल गिरकर कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ, लेकिन उसके आगे के शब्द हवा में ही टूट गए, क्योंकि बीरबल ने उसकी बात काटकर वही एक लाइन बोली जिसने पूरे दरबार को फिर से हिला दिया। सच भागता नहीं जहांपनाह, वो बस गलत आदमी के सामने छिप जाता है। और जैसे ही ये बात गूंजी, अकबर की आंखें और भी सख्त हो गईं। उन्होंने पहरेदारों को इशारा किया, मगर उसी समय उस आदमी ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकालकर फेंक दिया और दरबार के पिछले दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। अब सब कुछ उलझ चुका था। कौन था वो? उसने कागज क्यों चुराए और बीरबल को कैसे पता चला? इसी रहस्य के साथ दरबार में एक नई आग जल उठी और बीरबल ने अकबर की तरफ देखकर बस इतना कहा, जहांपनाह, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगर ऐसी अकबर बीरबल कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय बीरबल लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। वो कागज जैसे ही हवा में उछला, पूरा दरबार एक पल के लिए जड़ हो गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। एक तरफ पहरेदार उस भगौड़े आदमी के पीछे दौड़े जा रहे थे, दूसरी तरफ अकबर का चेहरा गुस्से और हैरानी से तमतमा रहा था, और बीच में बीरबल खड़े थे, बिल्कुल शांत, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो कि कहानी की अगली परत अभी खुलनी बाकी है। अकबर ने उछलकर गिरे हुए कागज की ओर इशारा किया। एक सेवक ने दौड़कर उसे उठाया और कांपते हाथों से बादशाह तक पहुंचाया। अकबर ने कागज खोला। उस पर कुछ संख्याएं थीं, कुछ नाम थे और नीचे एक छोटा सा संकेत लिखा था, जिसे पढ़ते ही अकबर की भौहें और कस गईं। उन्होंने कागज एक बार फिर ध्यान से पढ़ा, फिर बीरबल की तरफ देखा। ये तो राजकोष का हिसाब नहीं है, अकबर ने गहरी आवाज में कहा। यह तो कोई इशारा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, जी हां, यही कारण था कि मैंने कहा यह चोरी नहीं, डर के साथ खेल है। अकबर ने चारों तरफ देखा। तुम्हें पहले से कैसे पता चला? बीरबल हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि जो आदमी बहुत ज्यादा डरता है वो अक्सर चीज चुराने से पहले अपनी बेचैनी से पकड़ा जाता है। उसका चेहरा झूठ बोलता है, उसके हाथ नहीं। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अब सबकी निगाहें भागे हुए आदमी पर थीं, जिसकी अभी तक पूरी तरह पहचान भी नहीं हुई थी। पहरेदारों ने दरबार के पिछले हिस्से में उसे पकड़ लिया था और उसे घसीटते हुए वापस लाया जा रहा था। उसके घुटने कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना था, उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो किसी और ही साजिश में फंस गया हो। अकबर की आवाज सख्त हो गई। तुम्हारा नाम? वो आदमी बोला नहीं, उसके होंठ सूख चुके थे। अकबर ने फिर पूछा, नाम बताओ।
तब जाकर वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, हुजूर, मेरा नाम रहमान है। और कागज क्यों चुराए? अकबर गरजे। रहमान ने सीधे अकबर को नहीं देखा, उसकी नजरें फर्श पर थीं। मैंने नहीं चुराए हुजूर, मुझे मजबूर किया गया था। दरबार में हड़कंप मच गया। मजबूर किया गया था? किसने? क्यों? अकबर ने तलखी से कहा, कौन है वो? रहमान ने होंठ खोले, फिर बंद कर लिए, जैसे शब्द उसके गले में फंस गए हों। वो कांपता रहा। बीरबल ने उसकी हालत देखी और धीरे से बोले, जहां पना, ये आदमी अभी सच बोलेगा भी तो पहले डर की गांठ खोलनी पड़ेगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तो खोलो। बीरबल कुछ कदम आगे बढ़े और रहमान के सामने आकर रुक गए। उनकी आवाज में न गुस्सा था, न डराने वाला लहजा, बस एक अजीब सी सच्चाई थी जो सुनने वाले के भीतर उतर जाती थी। रहमान, तुमसे किसने कहा था कि कागज छुपाओ? रहमान के होंठ कांपे। मुझे बताया गया था कि अगर मैंने कागज ना हटाए तो मेरी बेटी को नुकसान होगा। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें अब केवल गुस्से की नहीं, आश्चर्य की भी थीं। किसकी बेटी? रहमान की आंखें भर आईं। मेरी छोटी बेटी हुजूर, वो बीमार है। मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैं कागजों से भरा वो लिफाफा नहीं निकालूंगा तो उससे। वो आगे बोल नहीं पाया, उसकी आवाज टूट गई। अकबर ने मुक्का सिंहासन के बाजू पर दे मारा। कौन है वो नीच आदमी? रहमान ने अब भी सिर नहीं उठाया। मैं उसका नाम नहीं जानता, बस एक पहरेदार मेरे पास आया था। उसने कहा था कि काम हो जाना चाहिए और उसने ये भी कहा था कि अगर मैं किसी से बोला तो मेरी बेटी कल सूरज नहीं देखेगी। अकबर का चेहरा लाल हो गया। दरबार में मौजूद हर आदमी को समझ आ गया कि मामला अब सिर्फ चोरी का नहीं रहा, यह साजिश थी, और बहुत गहरी साजिश। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। तुम्हें इस पर भी शक था? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, शक नहीं जहां पना, सिर्फ यह महसूस हुआ था कि जो आदमी डर से कांप रहा हो वो अपनी मर्जी से इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकता, कोई उसे धकेल रहा है। अकबर ने तुरंत सेनापति को बुलाया। महल के भीतर और बाहर सब पहरेदारों से पूछताछ करो, हर आदमी की जांच होगी, कोई नहीं बचेगा। सेनापति ने सिर झुकाया और आदेशों के साथ निकल गया। लेकिन बीरबल अभी भी उसी कागज को देख रहे थे जिसे रहमान से बरामद किया गया था। अकबर ने नोटिस किया और पूछा, इन संख्याओं और नामों का क्या मतलब है? बीरबल ने एक नजर डालकर कहा, जहां पना, यह हिसाब नहीं, संकेत है। कोई आपको यह दिखाना चाहता था कि महल के भीतर कुछ लोग रोज आने जाने वाले सामान के साथ कुछ और भी निकाल रहे हैं। अकबर चौंके। क्या? शायद चांदी, शायद मोहरें, शायद किसी बहुत बड़ी चीज का हिसाब। बीरबल ने सिर थोड़ा झुकाया। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात कुछ और है। अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल ने कागज का एक कोना दिखाते हुए कहा, ये जो निशान है ये साधारण नहीं है, ये दरबार के पुराने मुहर घर के एक बंद खाते का चिन्ह है। अब अकबर का चेहरा बदल गया। मुहर घर? जी, बीरबल बोले, वही कमरा जहां पुराने राजकीय दस्तावेज, बंद रहस्य और विशेष मुहरें रखी जाती हैं। दरबार में ये सुनकर कुछ वरिष्ठ मंत्री घबरा गए। मुहर घर की बात आते ही कई पुरानी परतें हिलने लगीं, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान था जहां बहुत कम लोगों को जाने की अनुमति थी। अगर वहां कुछ गड़बड़ थी तो मामला बहुत ऊपर तक जा सकता था। अकबर ने तुरंत कहा, मुहर घर के प्रभारी को अभी बुलाओ। सेवक दौड़े। कुछ ही देर में एक दुबला पतला सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग दरबार में लाया गया। उसका नाम हकीमुद्दीन था। वो मुहर घर और पुराने दस्तावेजों का प्रभारी था। उसने आते ही झुककर सलाम किया, लेकिन उसकी आंखों में भी एक हल्की सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने उससे सवाल किया, मोहर घर में क्या रखा है? हकीमुद्दीन ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, राजकीय दस्तावेज, पुराने फरमान, बंद मुहरें और कुछ रसीदें। क्या कोई कागज हाल में वहां से निकला है? हकीमुद्दीन ने बहुत सावधानी से जवाब दिया, कागज तो प्रतिदिन निकलते हैं हुजूर, लेकिन कुछ सप्ताह से मैंने एक अजीब बात देखी है। अकबर की आंखों में बिजली चमकी। क्या? हर रात, हकीमुद्दीन ने कहना शुरू किया, मुहर घर के पिछले हिस्से में हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई लोहे की चाबी से ताला खोलता हो। मैंने 2 बार गार्ड्स को बताया, लेकिन वे कहते रहे कि कुछ नहीं है। दरबार में एकदम हलचल। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या तुम्हें भी लगता है कि चोरी इसी से जुड़ी है? बीरबल ने बहुत धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, अब तक जो धागे मिले हैं वे सभी उसी गांठ की तरफ जा रहे हैं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि मुहर घर की जांच अभी इसी क्षण हो। बीरबल भी साथ चले। कुछ मंत्री, 2 पहरेदार,
हकीमुद्दीन और सेनापति भी उनके पीछे हो लिए। मोहर घर तक का रास्ता भारी और सन्नाटे से भरा था। दीवारों पर मशालों की रोशनी कांप रही थी। रास्ते में हर कदम पर अकबर के चेहरे पर सवाल थे। बीरबल के मन में शक की एक पूरी रेखा साफ होती जा रही थी, लेकिन वे अभी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे जानते थे जब तक दरवाजा ना खुल जाए तब तक सच्चाई सिर्फ अंदाजा होती है। मोहर घर एक पुराने पत्थर के भवन में था, जिसकी दीवारें समय की मार से थोड़ी काली पड़ चुकी थीं। दरवाजे पर पुरानी पीतल की मुहर जड़ी थी। हकीमुद्दीन ने कांपते हाथों से ताला खोला। दरवाजा खुलते ही भीतर से ठंडी पुरानी हवा का झोंका निकला, जैसे किसी बंद इतिहास ने बाहर सांस ली हो। अंदर लकड़ी की अलमारियां थीं, पुरानी मोहरें थीं, मोटे कागजों के ढेर थे और कोने में कुछ संदूक रखे थे। सब कुछ व्यवस्थित दिखाई दे रहा था, लेकिन बीरबल की नजर तुरंत एक छोटी सी बात पर गई। फर्श के एक हिस्से पर धूल कम थी, वहां किसी भारी वस्तु को बार बार खिसकाया गया था। उन्होंने झुककर फर्श देखा। यहां कुछ हटाया गया है। अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल ने हाथ से एक पतली सी खरोंच दिखाई। यहां कोई संदूक खिसकाया गया है, बार बार, और इसे यहीं छुपाया गया है। हकीमुद्दीन घबरा गया। नहीं हुजूर, मैं तो। अकबर ने उसे रोक दिया। चुप रहो। बीरबल ने इधर उधर देखा, फिर एक अलमारी के पीछे जाकर नीचे की ओर देखा। वहां पत्थर की एक स्लैब थोड़ी तिरछी लगी हुई थी। उन्होंने तुरंत सेनापति को बुलाया। इसे हटाओ। 2 पहरेदारों ने मिलकर उसे उठाया। जैसे ही पत्थर की स्लैब हटी, नीचे एक छोटा सा गुप्त हिस्सा सामने आया। सबकी आंखें फैल गईं। उसमें कुछ कागज, एक कपड़े में बंधी मोहर और एक छोटा संदूक रखा था। अकबर ने खुद आगे बढ़कर संदूक खोला। भीतर से जो निकला उसने पूरे माहौल को बदल दिया। वहां राजकीय मोहर की एक नकल थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी असली मोहर होती थी, और साथ में कुछ चांदी के सिक्के, एक सूची और कुछ नाम। अकबर की सांस रुक गई। ये क्या है? बीरबल ने कागजों को उठाया और देखा। उनकी आंखें अब पहले से अधिक सतर्क थीं। जहां पनाह, अब बात बहुत साफ है। कोई दरबार के कागज नहीं, बल्कि मोहरों की नकल बनाकर आदेश जारी कर रहा है। अकबर ने हैरानी से कहा, अवैध फरमान? हाँ, बीरबल बोले, और इन्हीं फरमानों के सहारे राज्य के गोदामों से अनाज, धन और सामान बाहर निकाला जा रहा है। अब तो अकबर का क्रोध विस्फोट की तरह फूटा। तो मेरे ही महल में कोई फर्जी आदेश चल रहा है? बीरबल ने सिर झुकाया। जी, और ये काम महीनों से चल रहा होगा। अकबर ने एक झटके में मुट्ठी भींच ली। किसने किया? यही सबसे बड़ा सवाल था। हकीमुद्दीन ने अचानक कहा, हुजूर, मुझे एक बात याद आई। अकबर ने उसकी तरफ घूर कर देखा। क्या? कुछ सप्ताह पहले, वो बोला, मोहर घर में नए कागज रखने का आदेश आया था। वो आदेश बहुत जल्दी जल्दी लिखा गया था, लेकिन उस पर राजकीय मोहर की छाप साफ थी। मुझे अजीब लगा, क्योंकि उस दिन उस मोहर का उपयोग विशेष दर्जे के लिए किया गया था। बीरबल तुरंत बोले, उस आदेश पर किसका नाम था? हकीमुद्दीन ने भयभीत होकर कहा, उसी दिन मैं सिर्फ हस्ताक्षर देख पाया था। उस पर लिखा था, प्रधान लेखा निरीक्षक। अकबर का चेहरा बदल गया। ये नाम दरबार में मौजूद कई लोगों को चौंकाने वाला था। प्रधान लेखा निरीक्षक, यानी राजकोष और सरकारी हिसाब देखने वाला सबसे भरोसेमंद अधिकारी? अकबर ने सख्त स्वर में कहा, उसे अभी बुलाओ। कुछ दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि ये नाम कोई साधारण नाम नहीं था। ये व्यक्ति बहुत लंबे समय से महल में था। अकबर का भरोसेमंद माना जाता था। अगर शक उसी पर गया तो पूरा दरबार हिल जाएगा। कुछ ही मिनटों में प्रधान लेखा निरीक्षक को दरबार में लाया गया। उसका नाम नवाब हसन था। ऊंचा कद, साफ दाढ़ी और आंखों में वो आत्मविश्वास जो अक्सर केवल ऐसे लोग रखते हैं जिन्हें खुद पर बहुत भरोसा हो, या फिर जो बहुत बड़ा झूठ छुपा रहे हों। उसने अकबर को देखकर झुककर सलाम किया। हुजूर, मुझे क्यों बुलाया गया? अकबर ने बिना भूमिका के सीधे पूछा। मोहर घर से फर्जी मोहर और कागज क्यों मिले हैं? नवाब हसन की आंखें एक पल के लिए फैल गईं, मगर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। हुजूर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। बीरबल उसकी ओर देखकर बोले, जानते नहीं या जानते हुए भी नहीं मानना चाहते? नवाब हसन ने बीरबल को घूरा, फिर शांत स्वर में कहा, बीरबल, हर बात में शक करना बुद्धिमानी नहीं होती। बीरबल मुस्कुराए, और हर बात को झुठलाना भी ईमानदारी नहीं होती। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, साफ साफ जवाब दो, क्या तुम इस मोहर के बारे में जानते हो? नवाब हसन ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर। बीरबल ने तुरंत टेबल पर रखे कागजों में से एक उठाया। तो फिर यह आदेश किसका है? हसन ने कागज पर नजर डालते ही कहा, यह मेरे हस्ताक्षर नहीं है। बीरबल ने वही कागज उसके सामने रखा। ध्यान से देखो। हसन ने देखा। उसकी आंखों में बहुत हल्की सी बेचैनी उभरी, जो केवल बीरबल ने पकड़ ली।
फिर उसने फिर कहा, नहीं, ये मेरे नहीं है। लेकिन बीरबल अब एक कदम और आगे बढ़ चुके थे। तो क्या तुम्हारे दाहिने हाथ की उंगलियों पर वही स्याही के धब्बे हैं जो इस कागज पर हैं? नवाब हसन ने झट से अपने हाथ पीछे किए। दरबार के सब लोग अब पूरी तरह सतर्क थे। अकबर ने गरज कर कहा, यह क्या मतलब है? बीरबल ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, मतलब ये जहांपना कि जिस दिन ये फर्जी आदेश लिखा गया उस दिन इस आदमी के हाथ में वही स्याही लगी गई जो इन कागजों पर इस्तेमाल हुई है। नवाब हसन का चेहरा कड़ा हो गया। ये कोई साबित नहीं करता। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर यह भी साबित नहीं करता कि तुम निर्दोष हो। दरबार में सन्नाटा। अब यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं था, अब साक्ष्य सामने आ रहे थे। अकबर ने देखा कि नवाब हसन लगातार अपने बाएं हाथ की अंगूठी को घुमा रहा था। ये आदत उन लोगों में होती है जो भीतर से असहज होते हैं। बीरबल ने भी वही देखा। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, नवाब साहब, आप इतनी बेचैनी में क्यों हैं? हसन ने झल्लाकर कहा, मैं बेचैन नहीं हूं। बीरबल ने तुरंत कहा, झूठ। और फिर वही क्षण आया जब एक छोटी सी बात पूरे व्यक्ति को खोल सकती थी। बीरबल ने कदम बढ़ाकर कहा, आपके बाएं हाथ की अंगूठी आज उल्टी पहनाई गई है। नवाब हसन ने झट से हाथ देखा। वो सचमुच घबरा गया, क्योंकि एक उच्चाधिकारी की अंगूठी हमेशा खास ढंग से पहनी जाती थी और आज उसमें उलटफेर था। इसका मतलब या तो वो जल्दी में था या घबराहट में। बीरबल ने बात पकड़ ली। अकबर की आंखें सिकुड़ गईं। तुम घबराए हुए हो हसन? क्यों? हसन का गला सूख गया। जहांपना, मैं घबराया हुआ नहीं हूं। बस क्या? अकबर की आवाज अब और भारी हो गई। तभी बीरबल ने अचानक पूछा, तुम्हारी बेटी कैसी है? नवाब हसन जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखों में अजीब चमक उभरी। मेरी बेटी? हाँ, बीरबल ने कहा। क्या वो अभी भी उसी घर में है जहां उसके लिए चिकित्सक भेजे जाते हैं? ये सुनते ही अकबर का माथा और तन गया, क्योंकि बीरबल की ये बात साधारण नहीं थी। वो सीधे किसी निजी बात को छू रहे थे। हसन ने हड़बड़ाकर कहा, तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कैसे पता? अब बहुत देर हो चुकी थी। अकबर ने तुरंत समझ लिया। यही तो है, यही धमकी। हसन के होश उड़ गए। वो समझ गया कि उसने अपने ही डर से खुद को फंसा दिया है। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, जिस आदमी को धमकी दी गई थी वो रहमान था, लेकिन उसे धमकी देने वाला कोई छोटा आदमी नहीं था। वो उसी जाल का हिस्सा था जो बहुत ऊपर से बुना गया है। अकबर ने जोर से कहा, और तू उसी जाल का मकड़ी है? नवाब हसन लड़खड़ा गया। नहीं हुजूर, मैं। लेकिन अब अकबर का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने अपना हाथ उठा दिया और पहरेदारों को इशारा किया, इसे पकड़ो। पहरेदार आगे बढ़े, लेकिन तभी नवाब हसन अचानक पीछे हटते हुए चिल्लाया, रुको। अगर मुझे कुछ हुआ तो दरबार का आधा सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। सभी स्तब्ध। ये एक धमकी थी या आत्मरक्षा या शायद आखिरी दाव? अकबर ने अपनी जगह से आधा कदम आगे बढ़कर कहा, तो बोलो, कौन है तुम्हारे पीछे? नवाब हसन की आंखें डरी हुई थीं, लेकिन अब जब उसके झूठ का जाल टूटने लगा तो उसके भीतर छुपा सच बाहर आने को मचल रहा था। उसने कांपते होठों से कहा, मैंने ये अकेले नहीं किया। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। हसन ने आगे कहा, मैंने मोहरों की नकल बनवाई, मैं राजकोष के आंकड़े बदलता था, लेकिन मैं सबसे ऊपर नहीं था। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। तो कौन था? हसन ने एक बार बीरबल को देखा और फिर इतनी धीमी आवाज में बोला कि पूरे दरबार की सांस रुक गई। वो आदमी जो हर बार आपके सामने सबसे ज्यादा ईमानदार दिखता था, वही। दरबार में बिजली सी गिर गई। कौन? किसकी तरफ इशारा है? अकबर के चेहरे पर केवल एक ही सवाल था और बीरबल भी उसे तुरंत समझ गए थे, लेकिन उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उन्होंने ये नाम सुन लिया था और अब अगली परत खुलने वाली थी। अकबर की आवाज दरबार में गूंजी, किसकी बात कर रहे हो? नवाब हसन कांपते हुए बोला, मैं अब और नहीं बोल सकता। और ठीक उसी समय मुहर घर से निकले एक पुराने संदूक के भीतर से एक और कागज मिला जिस पर एक नाम लिखा था। बीरबल ने कागज उठाया, एक नजर देखी और पहली बार उनके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या है उसमें? बीरबल ने बहुत धीमे स्वर में कहा, जहांपना,
इसमें जिस व्यक्ति का नाम लिखा है वो आपके बहुत पास है। और कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि इसी क्षण महल के बाहर से घोड़े की टापों की तेज आवाज आई। एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर घुसा, हांफते हुए बोला, हुजूर, शहर के उत्तर द्वार पर आग लग गई है और वहां से कोई बंद गाड़ियों का काफिला भागा है। दरबार फिर हिल गया। अकबर ने आंखें तरेर कर पूछा, काफिला किसका था? सिपाही का गला सूख गया। हुजूर, राजकीय मोहर लगी थी उस पर। अब बीरबल और अकबर दोनों समझ गए कि ये साजिश सिर्फ महल तक सीमित नहीं थी, बाहर भी कोई बड़ा खेल चल रहा था। अकबर की आंखें अब आग उगल रही थीं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब क्या? बीरबल ने कागज को मोड़ा, अकबर की तरफ देखा और बोले, जहां पनाह, अब वो चेहरा सामने लाना होगा जो सबसे मासूम दिखता है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तो लाओ। बीरबल ने दरबार की भीड़ की ओर नजर घुमाई। सबकी सांसें अटकी थीं, क्योंकि अब हर किसी को लग रहा था कि अगला नाम किसी का भी हो सकता है। और वही पल कहानी को और गहरा कर गया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अगर आप सच देखना चाहते हैं तो अभी अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक को बुलाइए। अकबर ने तुरंत पूछा, किसे? बीरबल ने एक ऐसा नाम लेने से पहले लंबी खामोशी ओढ़ ली, जिससे दरबार के भीतर भय का माहौल और घना हो गया। फिर उन्होंने बस एक ही वाक्य कहा, उसे, जो अभी भी चुप बैठा है। अकबर की नजरें दरबार में घूमी। चुप कौन है? कौन है जो इतनी बड़ी साजिश के बीच भी शांत बैठा है? और जैसे ही सबकी आंखें एक कोने की तरफ मुड़ी, वहां बैठा एक बुजुर्ग दरबारी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा शांत था, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर बीरबल ने पहली बार आंखें तंग कीं। और उसी क्षण उन्हें समझ आ गया कि असली खतरा अभी सामने आया ही नहीं था, क्योंकि ये आदमी सिर्फ चुप नहीं था, ये आदमी इंतजार कर रहा था। और उसने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, क्या अब मेरी बारी है? अकबर ने हाथ उठाया। दरबार फिर से खामोश हो गया। और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जहां बीरबल की एक और लाइन पूरे दरबार की नींव हिला देने वाली थी। बीरबल की एक लाइन और अकबर की पूरी सोच उलट गई। भाग 3। दरबार में सन्नाटा ऐसा छाया था जैसे पत्थर भी सांस रोककर सुन रहे हों। वो बुजुर्ग दरबारी जो अभी तक चुप बैठा था, अब धीरे धीरे अपने स्थान से खड़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वो रहस्य था जो डर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसने बड़े आराम से हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, क्या अब मेरी बारी है? अकबर की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, फिर उस बुजुर्ग की ओर। उनकी आवाज कठोर थी, मगर उसमें एक अनिश्चितता भी छिपी थी। तुम कौन हो? बुजुर्ग ने सिर झुका दिया। हुजूर, मेरा नाम इकरामुद्दीन है। मैं वर्षों से राज दरबार की पुरानी लेखा परंपरा से जुड़ा रहा हूं। अब मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं जहां झूठ से ज्यादा सच्चाई भारी लगती है। दरबार में हल्की खुसर-पुसर हुई। बीरबल की नज़र अब भी उसी पर टिकी थी। वे समझ चुके थे कि ये आदमी साधारण नहीं है। उसने जिस तरह से खड़ा होकर बात की थी, उसमें घबराहट नहीं थी, बल्कि एक तरह की तैयारी थी, जैसे वो इस क्षण का बहुत समय से इंतजार कर रहा हो। अकबर ने कहा, अगर तुम सच कहने आए हो तो बोलो, किसकी तरफ इशारा कर रहे थे तुम? इकरामुद्दीन ने एक लंबी सांस ली। जहां पनाह, मैं किसी पर आरोप लगाने नहीं आया। मैं बस ये बताने आया हूं कि बीते कुछ महीनों में इस महल में जो भी हुआ वो एक अकेले आदमी का काम नहीं था। अकबर ने तुरंत पूछा, तो फिर किसका था? बुजुर्ग ने आंखें झुकाकर कहा, उनका जो सामने नहीं दिखते। ये जवाब इतना धुंधला था कि दरबार में कुछ लोग चिढ़ गए, मगर बीरबल की भौंक हल्की सी उठ गई। उन्हें ये जवाब समझ में आया था। उन्होंने बहुत शांत स्वर में पूछा, तुम कहना चाहते हो कि ये किसी बड़े नेटवर्क का खेल है? इकरामुद्दीन ने उनकी तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। जी बीरबल, और इस खेल में फर्जी मोहरें, बदले हुए हिसाब, डराए गए सेवक और गलत जगह पर रखे गए आदेश सब शामिल हैं। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, और तुमने अब तक ये बात क्यों नहीं कही? इकरामुद्दीन ने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार सच बोलने की कोशिश की थी और उस दिन मेरी बात को मजाक समझ लिया गया था। ये सुनते ही अकबर थोड़े चौकन्ने हो गए। किसने? इकरामुद्दीन ने दरबार की भीड़ में एक तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, उसी आदमी ने जिसके बारे में अब तक किसी ने खुलकर बात नहीं की। दरबार में बैठे कई लोग असहज हो गए। कुछ ने एक दूसरे को देखा, कुछ ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। बीरबल ने तुरंत ये पकड़ लिया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, उस आदमी का नाम लो।
इकरामुद्दीन ने होठ भींच लिए, फिर बोला, अगर मैं उसका नाम लूंगा तो ये सिर्फ एक नाम नहीं होगा, ये आधा दरबार हिला देगा। अकबर ने कुर्सी के हाथ पर उंगलियां कस दी। दरबार को हिलाने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं, सच्चाई पर है, बोलो। इकरामुद्दीन ने बहुत संभल कर कहा, हुजूर, मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूं वो बहुत समय से महल की बाहरी सुरक्षा और अंदरूनी दस्तावेजों के बीच की परतों को जानता है। वो सबके सामने हमेशा विनम्र रहता है, इतना विनम्र कि कोई शक ही नहीं करता। बीरबल की आंखें संकुचित हुईं और उसके बोलने का तरीका धीमा। इकरामुद्दीन ने कहा, इतना धीमा कि लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं। दरबार में खामोशी और गहरी हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या सोच रहे हो? बीरबल ने बहुत सूक्ष्म मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं वही सोच रहा हूं जो आपने शायद अभी सोचना शुरू किया है। अकबर ने लगभग फुसफुसाहट में कहा, क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? बीरबल ने जवाब देने से पहले इकरामुद्दीन को देखा, फिर बोले, अगर वही आदमी है जिसकी ओर मेरा मन जा रहा है तो ये साजिश बहुत ऊपर तक है। अब दरबार में बैठे लोगों के चेहरों पर तनाव साफ दिखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये संकेत किसकी ओर है, लेकिन कुछ लोग अचानक एक दूसरे को देखकर हल्के से घबरा गए, मानो किसी ने उनके छिपे हुए विचार को पढ़ लिया हो। इसी बीच अकबर ने कहा, नाम। इकरामुद्दीन ने आंखें बंद की। प्रधान निजी मुहर परामर्शी नवाज खां। नाम सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। नवाज खां, ये वही आदमी था जो हर राजकीय कागज पर अंतिम मुहर लगने से पहले उसकी जांच में मदद करता था। वो वर्षों से महल के गलियारों में घूमता था, शांत, सलीकेदार, समय का पाबंद। वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता था, हमेशा मुस्कुराता रहता था, और आज तक उस पर कोई सीधा शक नहीं गया था। अकबर ने बिजली जैसी नजर दरबार के एक कोने में घुमाई। वो यहां है? सेवकों में हड़कंप मच गया। एक सेवक दौड़ता हुआ बोला, हुजूर, कुछ देर पहले तक वो यहीं था, लेकिन अभी क्या? अकबर गरजे। सेवक घबरा गया। वो अचानक पीछे के गलियारे की ओर चला गया। अकबर का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत पहरेदारों को इशारा किया, जाओ, उसे अभी पकड़ो। पहरेदार तेजी से निकल पड़े। बीरबल ने झुककर इकरामुद्दीन से पूछा, तुमने उसका नाम इतने सालों बाद आज ही क्यों लिया? इकरामुद्दीन ने कहा, क्योंकि आज मैंने पहली बार एक ऐसा आदमी देखा जो डर के बावजूद सच के पास खड़ा था। बीरबल समझ गए कि वो रहमान की बात कर रहा है। उन्होंने पूछा, और तुमने क्या देखा? इकरामुद्दीन ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि जिस तरह रहमान कांप रहा था उसी तरह कोई और कांपना भी जानता है, बस वो अपनी कांप को मुस्कान के पीछे छुपा लेता है। अकबर ने बीरबल से कहा, यह आदमी बहुत कुछ जानता है। बीरबल ने सिर हिलाया, और जो बहुत कुछ जानता है वो या तो उपयोगी होता है या खतरनाक। अकबर ने बिना देरी किए कहा, इसे मेरे सामने अकेले मिलाओ, मैं और सुनना चाहता हूं। लेकिन तभी बाहर से चीख पुकार की आवाज आई। एक पहरेदार लहूलुहान हालत में भीतर घुसा। उसके कंधे से खून बह रहा था। वो हाँफते हुए बोला, हुजूर, वो भाग रहा है और उसने पीछे के गलियारे में आग लगा दी है। ये सुनकर सभी चौंक गए। अकबर खड़े हो गए। क्या? पहरेदार ने किसी तरह कहा। उसने मुहर घर की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया और कुछ कागजों पर तेल डाल दिया। पागलपन! अकबर गरजे। बीरबल तुरंत बोले, नहीं, ये पागलपन नहीं है, ये साक्ष्य मिटाने की कोशिश है। अब सब कुछ तेजी से बदलने लगा। अकबर ने सेनापति को आदेश दिया कि पश्चिमी द्वार बंद कर दिया जाए, उत्तरी गलियारे की तलाशी हो और मोहर घर की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। बीरबल भी साथ चल पड़े। इकरामुद्दीन को भी उनके पीछे ले जाया गया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक गवाह नहीं था, बल्कि कहानी की एक खुलती परत बन गया था। जब वे मोहर घर के पास पहुंचे तो पतली सी धुआंधार हवा गलियारों में फैल चुकी थी। आग अभी पूरी तरह लगी नहीं थी, लेकिन तेल की गंध और जली हुई लकड़ी की बू बेहद साफ थी। बीरबल ने फर्श पर झुककर देखा। वहां घिसटने के निशान थे। कोई भारी संदूक जल्दबाजी में खींचा गया था। उन्होंने तुरंत कहा, यहां कोई मुख्य सबूत ले जा चुका है। अकबर ने गुस्से में कहा, तो फिर हमने उसे अभी तक क्यों नहीं रोका? बीरबल ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि वो हमें वहीं घुमा रहा है जहां वो चाहता है। हर चोरी का एक स्तर होता है जहां पना, पहला सामान का, दूसरा भरोसे का और तीसरा समय का। वो समय चुरा रहा है। अकबर ने दांत भींच लिए, और हम उसे दे रहे हैं। बीरबल ने आग वाले कमरे की ओर इशारा किया। नहीं, अभी नहीं। अगर उसने साक्ष्य चलाए हैं तो वो कुछ छोड़ भी गया होगा। उन्होंने पूरे कमरे की जांच शुरू की। कोने में पड़े संदूक, पीछे की अलमारी, फर्श की दरारें, दीवार का जोड़, सब देखा गया। और तभी बीरबल ने एक पत्थर पर हल्की सी नमी देखी। उन्होंने उंगली रखकर सूंघा। तेल। अकबर झुके। इससे क्या? बीरबल ने कहा, इस पत्थर को अभी अभी उठाया गया है। फिर उन्होंने खुद उसी पत्थर को खींचने की कोशिश की। वो थोड़ा सरका। उसके नीचे एक छोटा सा खोखला स्थान था। अंदर एक कपड़े में लिपटा पैकेट रखा था। अकबर ने तुरंत उसे उठाया।
कपड़ा खोलते ही भीतर से कुछ छोटे कागज, एक छोटी मुहर और एक पुरानी सी चिट्ठी निकली। चिट्ठी को देखते ही इकरामुद्दीन की आंखें फैल गईं। ये तो, अकबर ने पूछा, क्या? इकरामुद्दीन ने कांपती आवाज में कहा, ये नवाज खां की लिखावट है। अब सबको समझ आ गया कि आग केवल सबूत मिटाने के लिए नहीं लगाई गई थी, बल्कि एक और बहुत ज्यादा निजी चीज छुपाई गई थी। बीरबल ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी। पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ गई। उन्होंने अकबर की ओर देखा और फिर तुरंत कागज पलट कर कहा, जहांपना, ये साधारण चिट्ठी नहीं है। अकबर ने पूछा, तो क्या है? बीरबल ने कहा, यह किसी को लिखा गया पछतावा है। दरबार में पीछे खड़े कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पछतावा? ऐसी भाषा में? क्या नवाज खां किसी के साथ खेल रहा था या किसी के लिए काम करते करते खुद उलझ चुका था? अकबर ने चिट्ठी ली और पढ़ी। कुछ ही पंक्तियां थीं, लेकिन वे पंक्तियां उनके चेहरे पर भारी पड़ गईं। चिट्ठी में लिखा था कि यदि योजना पूरी हो जाती है तो राज्य का वास्तविक नियंत्रण उन हाथों में आएगा जिन्हें लोग आज सबसे कम संदेह की दृष्टि से देखते हैं। नीचे किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, केवल एक प्रतीक था, 2 विपरीत दिशाओं में खिंची हुई रेखाएं, बीच में एक बिंदु। बीरबल ने तुरंत कहा, ये चिन्ह? अकबर ने पूछा, क्या? ये वही निशान है जो कागजों पर मिला था। बीरबल बोले, ये एक समूह का संकेत है, एक आदमी का नहीं। अब बात और गहरी हो गई। अकबर ने पूछा, तो नवाज खां अकेला नहीं है? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, वो पर्दा हो सकता है, पूरा चेहरा नहीं। इकरामुद्दीन ने इस पर एक बात और जोड़ दी, हुजूर, मुझे अब याद आया, कुछ दिन पहले नवाज खां के कमरे में 2 अजनबी मिले थे। मैंने सोचा कोई राजकीय दौरा होगा, लेकिन उनमें से एक आदमी ने मुझे देखते ही बहुत जल्दी मुंह फेर लिया था। अकबर ने तुरंत पूछा, चेहरा याद है? इकरामुद्दीन ने कहा, आधा। दाहिनी भौं के पास एक पुराना निशान था। बीरबल ने आंखें तंग की। निशान? अकबर ने तुरंत पूछा, किस तरह का? छोटी सी तिरछी कट, इकरामुद्दीन ने कहा, जैसे तलवार की हल्की चोट हो। बीरबल की नजर अभी भी चिट्ठी पर थी। उन्होंने अचानक कहा, जहांपना, ये आदमी कोई बाहरी व्यापारी नहीं था, ये कोई ऐसा था जो युद्ध और दस्तावेज दोनों को समझता है। अकबर ने समझते हुए पूछा, सेनापति? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, बल्कि कोई ऐसा जो सेनापति के आदेशों को बदलकर काम चला सकता है। अकबर का चेहरा फिर बदल गया। तुम्हारा मतलब? वो रुक गए, फिर धीमे स्वर में बोले, मेरे अंदर ही कोई दूसरा हाथ काम कर रहा है। बीरबल ने जवाब दिया, जी, और वो हाथ बहुत धैर्य से काम कर रहा है। इतनी देर में पहरेदार लौटे। उन्होंने बताया कि नवाज खां नहीं मिला, वो पीछे के गुप्त मार्ग से शहर की ओर भाग चुका है। लेकिन उसके कमरे से एक और चीज मिली है, एक नक्शा, जिसमें महल के गुप्त मार्ग, खजाने के रास्ते और बाहरी गोदामों के प्रवेश चिन्हित थे। अकबर ने नक्शा देखते ही भौहें तान लीं। ये तो महल की रीढ़ है, बीरबल ने कहा, और इसी रीढ़ पर चोट की जा रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अब मुझे नाम चाहिए, कौन है उसके पीछे? बीरबल अभी उत्तर देने वाले ही थे कि इकरामुद्दीन ने अचानक एक और बात कह दी, हुजूर, एक और आदमी था। अकबर ने तुरंत उसकी ओर देखा। कौन? इकरामुद्दीन ने कहा, वो जो हर बार नवाज खां से मिलने के बाद सबसे पहले आपके पास आता था और कहता था कि सब कुछ ठीक है। दरबार में बैठे कई लोगों की सांसें तेज हो गईं। ये किसी आम आदमी की बात नहीं थी, ये भरोसे की परत में छुपे किसी और व्यक्ति की ओर इशारा था। अकबर ने धीरे धीरे पूछा, कौन? इकरामुद्दीन ने इस बार नजरें उठाईं और जो नाम उसने बोला वो सुनकर अकबर, बीरबल और पूरा दरबार एक साथ चौंक गया। सरदार फिरोज खां। ये नाम सुनते ही पूरे महल में जैसे हवा रुक गई। फिरोज खां, राजकीय सुरक्षा का एक वरिष्ठ अधिकारी, जो अकबर के रोजमर्रा के निकटतम भरोसेमंद लोगों में गिना जाता था। वो हमेशा युद्ध, सुरक्षा और रात्रि पहरे की व्यवस्था का प्रभारी समझा जाता था। अगर वही इस जाल से जुड़ा था तो खेल अब राजमहल के सबसे भीतर तक पहुंच चुका था। अकबर ने क्रोध से मुट्ठी भींच ली। फिरोज खां। बीरबल ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वो केवल दरबार के चेहरों को देख रहे थे। किसी के माथे पर पसीना था, किसी की गर्दन अकड़ गई थी और किसी की आंखें नीचे झुक गई थीं। यही वो क्षण होता है जब अपराधी नहीं, डर पहचान में आता है। अकबर ने पूछा, वो कहाँ है? एक सेवक कांपते स्वर में बोला, हुजूर, वो अभी मुख्य प्रांगण में था। जब आग की खबर पहुंची तो वो अपने दस्ते के साथ बाहर चला गया।
अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे रोको। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर रोका। नहीं जहांपना। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्यों? बीरबल ने बहुत शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब तक जो हो रहा था वो बस भागने की तैयारी थी। अगर हम अभी सीधे उसे पकड़ने दौड़े तो शायद वो वही कर देगा जिससे सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी। अकबर का चेहरा सख्त था, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा किया। तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने 2 शब्द कहे और वही 2 शब्द आगे की कहानी बदलने वाले थे। उससे देखो। अकबर ने भौहें सिकुड़कर पूछा, देखो? किस तरह? ऐसे, बीरबल बोले, जैसे वो पहले से जानता हो कि हम उसके पीछे हैं। ये कहकर बीरबल तेजी से मुड़े और मुख्य प्रांगण की ओर बढ़ चले। अकबर, पहरेदार, इकरामुद्दीन और कुछ मंत्री उनके पीछे चल दिए। जैसे ही वे खुले आंगन में पहुंचे, वहां फिरोज खां अपने दस्ते के साथ खड़ा था। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो बहुत नियंत्रण रखने वाले लोगों में होती है। अकबर ने सामने आकर कहा, फिरोज खां, तुम्हें यहीं रुकना होगा। फिरोज खां ने झुककर आदर दिखाया। हुजूर, आग की खबर मिली थी, मैं व्यवस्था देखने जा रहा था। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, और नवाज खां? फिरोज खां की आंखों में एक क्षण के लिए हल्का सा आंदोलन हुआ, बहुत छोटा, मगर बीरबल की पकड़ से बाहर नहीं। नवाज खां? उसने सामान्य स्वर में कहा, पता नहीं बीरबल, मैं अपनी ड्यूटी पर था। बीरबल मुस्कुराए, अजीब है। आपके दस्ते के एक सिपाही ने कहा कि आपने उसे पीछे के गलियारे में भेजा था। फिरोज खां ने बिना झिझक जवाब दिया, मेरे दस्ते में बहुत लोग हैं, गलती हो सकती है। बीरबल ने तुरंत कहा, और आपके दस्ते में वही सिपाही है जिसका दाहिना हाथ जला हुआ है? फिरोज खां ठिठक गया, लेकिन उसने जल्दी से संभलते हुए कहा, युद्ध में कई लोगों के हाथ जलते हैं। अकबर अब सीधे उसकी आंखों में देख रहे थे। तुम बहुत सहज हो। फिरोज खां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, मेरी आदत है। बीरबल ने उसी क्षण कहा, झूठ भी। ये सुनते ही आंगन में खड़े कुछ पहरेदार सतर्क हो गए। फिरोज खां का चेहरा पहली बार बदलता हुआ दिखा। क्या? बीरबल ने धैर्य से कहा, तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी रणनीति है। जो आदमी हमेशा सहज दिखने की कोशिश करे वो कुछ न कुछ छुपा रहा होता है। फिरोज खां ने अब अपना स्वर थोड़ा कड़ा किया, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं, मैं शक को पक्का करने की कोशिश कर रहा हूं। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास जवाब है? फिरोज खां ने बहुत सावधानी से कहा, मैं किसी भी जांच का स्वागत करता हूं। बीरबल ने तुरंत एक नया वार किया, तो फिर ये बताओ, तुम्हारे घोड़े की जीन पर वही तेल क्यों लगा है जो मुहर घर में मिला था? अब फिरोज खां का चेहरा एकदम सख्त हो गया। कुछ देर के लिए वो कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, तेल? मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन बीरबल ने पहले ही उसका दस्ताना देख लिया था। दाहिने अंगूठे के पास एक हल्की सी काली लकीर थी, जैसे हाल ही में किसी कागज या लिपि के स्याही धब्बे को छुआ हो। बीरबल ने तुरंत कहा, और तुम्हारे दस्ताने पर स्याही क्यों है? अब दरबार की हवा बदलने लगी। सभी की निगाहें फिरोज खां पर टिक गईं। वो अब भी शांत था, लेकिन उसकी शांति में दरार आने लगी थी। अकबर ने दांत भींचे। फिरोज खां, सच बोलो। फिरोज खां ने बहुत धीमे स्वर में कहा, हुजूर, अगर मैं सच बोलूं तो बहुत से नाम सामने आएंगे। अकबर ने तुरंत पूछा, तो बोलो। बीरबल इस समय बिल्कुल चुप थे। वे जानते थे कि असली दबाव अब अकबर के शब्दों से आना चाहिए। फिरोज खां की आंखें इधर उधर घूमी। उसने आसमान की ओर देखा, फिर जमीन की ओर। आखिरकार वो बोला, मैंने कुछ आदेशों को बदला था। दरबार में बिजली गिरी। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, क्यों? फिरोज खां ने सांस छोड़ी, क्योंकि वे आदेश बाहरी सुरक्षा के लिए नहीं थे, उन्हें अंदरूनी लाभ के लिए बदला जा रहा था। बीरबल ने तुरंत पूछा, किसके लिए? फिरोज खां ने एक पल खामोश रहकर कहा, उन लोगों के लिए जिनके नाम अभी तक किसी कागज पर नहीं है। अकबर की आंखों में आग भर आई। ये पहेली मत बनाओ। फिरोज खां ने पहली बार अकबर की तरफ सीधे देखा। जहां पना, ये पहेली नहीं, ये वो जाल है जिसमें आपकी छाया का भी इस्तेमाल हुआ है। दरबार में शोर मचने ही वाला था कि बीरबल ने तेज आवाज में कहा, रुको। सब चुप हो गए। बीरबल ने फिरोज खां की ओर देखते हुए कहा, तुम अपना अपराध कम और अपने डर को ज्यादा बोल रहे हो। फिरोज खां ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने उसी क्षण जवाब दिया, मतलब ये कि तुम अकेले नहीं थे, तुमने सिर्फ दरवाजा खोला था, अंदर कौन था?
अब फिरोज खां के माथे पर पसीना चमकने लगा। वो खामोश रहा और उसकी चुप्पी में जो नाम छिपा था वो पूरे दरबार को और बेचैन कर रहा था। अकबर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, बोलो। फिरोज खां ने फिर एक गहरी सांस ली। हुजूर, उस दिन जिस आदमी ने मुझे पहली बार आदेश दिया था वो कोई साधारण सेवक नहीं था। बीरबल की आंखें सिकुड़ी। कौन? फिरोज खां ने बहुत धीमे स्वर में कहा, वो आपकी निजी सलाहकारों में से एक था। ये सुनते ही अकबर का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। कौन? उन्होंने फिर पूछा। इस बार आवाज में ऐसा गुस्सा था कि कुछ सेवक पीछे हट गए। फिरोज खां ने होंठ भींच लिए। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं उसका चेहरा फिर देख लूं तो पहचान जाऊंगा। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की, बहुत हल्की लेकिन भेदने वाली मुस्कान आई। तो तुम्हें चेहरा मिलेगा? अकबर ने तुरंत पूछा। कैसे? बीरबल ने प्रांगण के एक कोने की ओर देखा जहां आग बुझाने के लिए बाल्टियां लाई जा रही थीं। वहीं खड़ा नवाब हसन, जो अब तक भागने की स्थिति में था, एक सिपाही के हाथों पकड़ा गया था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और वो ऐसा दिख रहा था जैसे उसने अपने अंतिम मौके की गिनती शुरू कर दी हो। बीरबल ने उसे देखते ही कहा, यही है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या? बीरबल ने बहुत शांत स्वर में कहा, वही चेहरा जिसकी तलाश थी। फिरोज खां के चेहरे पर भय छा गया। नहीं, नहीं, वो नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अकबर की नजरें नवाब हसन पर जा चुकी थीं और नवाब हसन ने जब देखा कि सबकी निगाहें उसी पर टिक गई हैं तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने अविश्वास से कहा, नवाब हसन। नवाब हसन थरथराते हुए बोला, हुजूर, मैं। बीरबल ने तुरंत काटा, तुमने कहा था कि तुम अकेले नहीं थे, अब हम समझ रहे हैं क्यों। नवाब हसन ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, मैंने बस इतना किया था कि कागजों को इधर उधर किया जाए। मैंने सोचा था ये किसी उच्च स्तरीय जांच का हिस्सा है। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। झूठ। बीरबल ने तुरंत कहा, यह आधा झूठ है जहांपना, असली बात अभी बाकी है। दरबार अब सांस रोके खड़ा था। हर कोई जानना चाहता था कि आगे क्या निकलेगा। बीरबल ने नवाब हसन की ओर देखा और साफ कहा, तुम्हें किसी ने डराकर अपने पक्ष में किया था और उस व्यक्ति ने फिरोज खां तक रास्ता बनाया। यानी ये सिर्फ एक नहीं, कई कड़ियां हैं। नवाब हसन ने आंखों में आंसू लिए कहा, हाँ, लेकिन मैं उस मुख्य आदमी का नाम नहीं ले सकता। अकबर ने गुर्रा कर कहा, क्यों नहीं ले सकता? नवाब हसन ने जवाब दिया, क्योंकि उसने कहा था कि अगर उसका नाम लिया तो राज दरबार में ऐसी दरार पड़ेगी जो सदियों तक भरेगी नहीं। ये सुनते ही अकबर ने तलवार की मूठ पकड़ ली, लेकिन बीरबल तुरंत उनके सामने आए। जहांपनाह, अभी नहीं। अकबर ने कहा, क्यों? बीरबल ने बहुत शांत किंतु तीखी आवाज में कहा, क्योंकि अगर वो आदमी सचमुच इतना ऊपर है तो उसे अभी डराना नहीं, घेरना होगा। अकबर ने सिर झुकाया। गुस्से के बावजूद वे समझ रहे थे कि बीरबल सही कह रहे हैं। तभी पीछे से एक और आवाज आई। इकरामुद्दीन, जो अब तक चुप खड़ा था, बोला, हुजूर, एक और बात। सभी ने उसकी ओर देखा। उसने आगे कहा, नवाज खां के पास जो कागज मैंने देखा था उनमें एक सूची थी। उसमें सिर्फ सामान के नाम नहीं थे, उसमें कुछ लोगों के आने जाने का समय भी लिखा था। अकबर ने चौंक कर पूछा, किसका? इकरामुद्दीन ने हिम्मत जुटाकर कहा, आपके निजी भोजन पहरे का। अब यह सुनकर अकबर के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे उनके पैरों के नीचे जमीन ही हिल गई हो। बीरबल भी एक पल के लिए चुप रहे। अगर भोजन पहरा भी इसमें शामिल था तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार या दस्तावेजों की जालसाजी नहीं थी। ये किसी और बड़े खतरे की तैयारी हो सकती थी, बहुत बड़ी। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? इकरामुद्दीन ने कांपते हुए कहा, मैं कहना चाहता हूं कि किसी ने सिर्फ कागज नहीं बदले, किसी ने आपकी दिनचर्या भी पढ़ ली थी। आंगन में हवा जैसे रुक गई। बीरबल की आंखें एकदम तीखी हो गईं। जहांपना, यह अब राजकोष का मामला नहीं रहा। अकबर ने तुरंत समझा। तो फिर? बीरबल ने बहुत धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, यह आपके जीवन पर नजर रखने की तैयारी है। दरबार में भारी सन्नाटा पसर गया। अकबर ने अब पूरी तरह फिरोज खां, नवाब हसन और रहमान की तरफ देखा। तो कौन है असली मास्टरमाइंड? कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक पीछे के गुप्त गलियारे से एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। वो सांस फूलने से बोल नहीं पा रहा था। किसी तरह उसने कहा, हुजूर, जिस आदमी की तलाश थी वो महल से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन उसका फूड़ा मिला है और उस पर आपका निजी मोहर चिन्ह बंधा था। सब चौंक है।
अकबर ने भौहें तान दी। मेरी मुहर? सिपाही ने हांफते हुए कहा। जी हुजूर, और घोड़े के पास एक कागज पड़ा है, उस पर लिखा है। वो रुका, डर गया, फिर किसी तरह बोला कि अब आखिरी फैसला आपका नहीं रहेगा। दरबार में जैसे फिर से बिजली गिर गई। बीरबल ने वो कागज मंगवाया। उन्होंने एक नजर देखी। उनके चेहरे पर भी क्षण भर को गंभीरता आई। ये कोई साधारण धमकी नहीं थी, ये घोषणा थी। किसी ने खुलकर मुकाबले की चुनौती दे दी थी। अकबर ने वो कागज ले लिया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो एक बार सच को छुपाता है वो अगली बार सच को बनाकर लाएगा। अकबर ने कागज को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। ये कौन है? बीरबल ने धीरे से कहा। अब ये कोई नाम नहीं रहा जहांपना, ये एक योजना बन चुका है। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा। और योजना का जवाब? बीरबल ने उनकी आंखों में देखकर कहा। उलटकर। अकबर ने चौंक कर पूछा। क्या? बीरबल ने वही बात फिर दोहराई। जिसने आपकी सोच को उलटने की कोशिश की है उसे अब अपने ही जाल में उलटना होगा। अकबर ने तुरंत पूछा। कैसे? बीरबल की मुस्कान फिर से लौट आई, वही पुरानी शांत मगर खतरनाक मुस्कान। जहांपना, जो आदमी छुपकर वार करता है उसे खुलकर सच सुनाना होगा, और जब झूठ सुनने वाला खुद सच बनने लगे तब शिकार शिकारी हो जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने आदेश दिया कि सभी संदिग्धों को अभी एक कमरे में बंद किया जाए, लेकिन अलग अलग। किसी को किसी से नहीं मिलने देना है। ये जाल अब खुलकर सामने लाया जाएगा। सभी लोग भागने लगे। पहरेदार तैयार हो गए। कमरे बंद किए जाने लगे। लेकिन इसी बीच एक और घटना हुई जिसने सबको फिर चौंका दिया। नवाज खां, जिसे पकड़ लिया गया था, अचानक जोर से हंसा। सभी रुक गए। उसकी हंसी पागलपन जैसी नहीं थी, वो ठंडी, नपी-तुली और बहुत डरावनी थी। उसने अकबर को देखा और कहा, जहांपना, आपने बहुत देर कर दी। अकबर का चेहरा और कठोर हो गया। तुम हंस क्यों रहे हो? नवाज खां ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब जो सामने आने वाला है वो आपके सबसे करीबी व्यक्ति का नाम है। दरबार में फिर खलबली मच गई। बीरबल तुरंत आगे आए। किसके नाम की बात कर रहे हो? नवाज खां ने बीरबल की तरफ देखा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। आप तो खुद ही जानते हैं बीरबल। ये सुनते ही बीरबल की आंखों में एक क्षण के लिए अजीब चमक आई। अकबर ने यह देख लिया। बीरबल शांत रहे, लेकिन अब बात और गहरी हो गई थी। नवाज खां ने आगे कहा, जो व्यक्ति हर बार समय पर सही जगह था, वही तो। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, क्योंकि उसी क्षण एक तेज आवाज के साथ कहीं भीतर से पत्थर खिसकने जैसी ध्वनि आई। सभी मुड़े। मुहर घर की दीवार का एक हिस्सा खुल गया था। एक गुप्त दरवाजा। सभी के चेहरों पर सन्नाटा उतर आया। किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने भी उसी दरवाजे की ओर देखा, और उनके चेहरे पर इस बार आश्चर्य नहीं, बल्कि बेहद गहरी पहचान उतर आई। अकबर ने फुसफुसाकर पूछा, ये पहले से था? बीरबल ने बेहद धीमे स्वर में कहा, हां, और शायद वही जगह है जहां असली जवाब रखा गया है। दरवाजे के भीतर से ठंडी हवा निकली, इतनी ठंडी कि जैसे कई सालों से बंद एक सच पहली बार सांस ले रहा हो। और तभी अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। 1, 2, 3। अकबर ने तलवार निकाल ली। पहरेदारों ने मशालें उठाईं। इकरामुद्दीन की आंखें फैल गईं। नवाज खां का चेहरा सफेद पड़ गया, और बीरबल ने बस इतना कहा, अब बात खत्म होने वाली नहीं, अब शुरू होने वाली है। दरवाजे के भीतर से एक छाया बाहर आई। चेहरा अभी साफ नहीं था, लेकिन उसकी चाल, उसका ठहराव और उसकी चुप्पी सब कुछ बता रहा था कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। अकबर ने गरज कर पूछा, कौन है वहां? वो छाया रुकी। फिर बहुत धीमे मगर साफ शब्दों में जवाब आया, जहांपना, आपने मुझे बुलाया था, मैं बस देर से पहुंचा हूं। और जैसे ही मशाल की रोशनी उस चेहरे पर पड़ी, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, क्योंकि सामने खड़ा आदमी वही था जिसे सबने सबसे भरोसेमंद समझा था, और उसकी आंखों में अब डर नहीं था। सभी की सांसें रुक गई थीं। मुहर घर के गुप्त दरवाजे के भीतर से जो छाया बाहर निकली थी वो अब साफ दिखने लगी थी। लंबा काला आचकन, सिर पर साधारण सी पगड़ी, चेहरे पर उम्र की थकान, लेकिन आंखों में ऐसी तेजी
जैसे कोई बहुत पुराना शिकारी अपनी ही बनाई हुई जालसाजी से बाहर निकल आया हो। और जब मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो दरबार में मौजूद कई लोग एक साथ पीछे हट गए। अकबर की आंखें फैल गईं। बीरबल ने भी एक पल के लिए पलके झपकाना बंद कर दिया, क्योंकि सामने खड़ा वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि मौलवी नसीरुद्दीन था। वही मौलवी जो वर्षों से महल के कागजात, धार्मिक मोहरों, पुराने फरमानों और राजकीय अनुमतियों की देखरेख में एक भरोसेमंद चेहरा माना जाता था। वही आदमी जिसे अब तक सब एक शांत, सधे हुए, ज्ञानपूर्ण बुजुर्ग के रूप में देखते आए थे। वो इतना साधारण दिखता था कि किसी ने उस पर शक करने की जरूरत ही नहीं समझी थी। लेकिन आज उसकी आंखों में वही शांति नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपने सही मंच पर आ गया हो। अकबर का स्वर गूंजा, तुम? मौलवी नसीरुद्दीन ने हल्का सा सिर झुकाया। जी जहांपना, मैं। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। नवाब हसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिरोज खान ने जैसे सांस लेना ही भूल दिया। रहमान तो इतना डर गया कि जमीन पर बैठ गया। इकरामुद्दीन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अकबर ने दांत भींचते हुए कहा, तुम इस गुप्त रास्ते में क्या कर रहे थे? मौलवी नसीरुद्दीन ने बहुत आराम से जवाब दिया, वही जो आप नहीं चाहते थे कि कोई देखे। बीरबल ने तुरंत कदम आगे बढ़ाया। मतलब? मौलवी ने बीरबल की तरफ देखा। उसकी मुस्कान हल्की थी मगर व्यंग्य से भरी हुई। मतलब ये बीरबल कि आप बहुत देर से सही सवाल पूछ रहे हैं और उससे भी देर से गलत लोगों पर शक कर रहे हैं। बीरबल ने जवाब नहीं दिया। उनकी नजर उस दरवाजे के भीतर अंधेरे पर थी। वो महसूस कर रहे थे कि अभी सिर्फ एक पर्दा उठा है, पूरा मंच नहीं। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम जवाब दोगे या नहीं? मौलवी नसीरुद्दीन ने बड़े संयम से कहा, जहां पनाह, जवाब देने से पहले मैं एक बात कहूं। अकबर ने गुस्से से देखा। बोलो। आपने अब तक जितने लोगों से सवाल किए वे सब डर से कांप रहे थे, मौलवी बोला। लेकिन डर हमेशा अपराधी की निशानी नहीं होता। कभी कभी डर उस आदमी की भी निशानी होता है जिसे किसी और के अपराध का बोझ ढोना पड़ता है। दरबार में हल्की खुसर खुसर हुई। बीरबल ने उसके शब्द पकड़ लिए। और तुम किसका बोझ ढो रहे थे? मौलवी ने बीरबल को सीधा देखा। शायद उस आदमी का जिसने इस महल को सही मायने में चलाया है। अकबर की भौहें और तनी। किसकी बात कर रहे हो? मौलवी ने कहा, उसकी जिसकी सलाह के बिना आप बहुत कम फैसले लेते हैं। यह सुनते ही कुछ दरबारी और भी घबरा गए। अकबर की आंखों में आग भर गई। नाम लो। मौलवी ने ना तो झुके और ना हिचके, बस बहुत साफ स्वर में कहा, आपके विशेष सलाहकार अमीर खान। दरबार में धमाका सा हुआ। अमीर खान, ये नाम अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक था। वो सीधे सीधे प्रशासनिक मामलों में नहीं बल्कि सामरिक, राजनीतिक और गुप्त प्रस्तावों में बादशाह का दिमाग माना जाता था। वो हमेशा शांत रहता, बहुत कम बोलता और हर मुश्किल मौके पर ऐसी सलाह देता जो अकबर को गहरी लगती। कई बार दरबार के लोग कहते भी थे कि अमीर खान अकबर की सोच का दूसरा चेहरा है, और आज उसी पर सबसे बड़ा शक गिर रहा था। अकबर की आवाज कड़क गई। अमीर खान कहाँ है? एक सेवक जो पास ही खड़ा था कांपते हुए बोला, हुजूर, वो कुछ ही देर पहले आपके निजी कक्ष की ओर गए थे। अकबर का चेहरा बदल गया। अब ये केवल दरबार की साजिश नहीं रही थी, ये उनके निजी कक्ष तक पहुंच चुकी थी। बीरबल ने वहीं खड़े खड़े एक तेज नजर डाली। जहांपना, अगर अमीर खान ही इस जाल का केंद्र है तो ये महल के सबसे सुरक्षित हिस्से में सबसे गहरी सेंध है। अकबर ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। तुरंत मेरे कक्ष की तलाशी लो और उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने लाओ। पहरेदार दौड़ पड़े। लेकिन मौलवी नसीरुद्दीन अभी भी शांत था। ये शांति सबसे खतरनाक थी। वो ऐसे खड़ा था जैसे उसे यकीन हो कि अगर वो गिरा भी तो कोई और भी उसके साथ गिरता हुआ दिखाई देगा। बीरबल ने उसे देखा और पूछा, तुमने अभी उसका नाम क्यों लिया? नवाज खां से ये काम क्यों कराया? रहमान को धमकी क्यों दी गई? फिरोज खां को इसमें कैसे घसीटा गया? मौलवी ने आंखें बंद की, फिर खोली। क्योंकि अकेले आदमी से बड़ी चीज होती है व्यवस्था की भूख। अकबर ने तीखे स्वर में कहा, बकवास बंद करो। मौलवी ने बिना घबराए कहा, जहांपना, अगर मैं बकवास कर रहा होता तो आपके महल में इतनी आग नहीं लगी होती। उसने ये कहा और फिर अपने हाथ की आस्तीन ऊपर की। उसके दाहिने हाथ पर एक पुराना, हल्का सा जला हुआ निशान था। बीरबल तुरंत चौकन्ने हो गए। ये निशान? मौलवी ने धीमे से कहा, मुहर घर की पुरानी गलती। अकबर ने पूछा, कैसी गलती?
मौलवी ने फिर वही रहस्यमयी मुस्कान दिखाई। बहुत पहले, जब पुराने फरमानों के लिए विशेष मोहरें ढाली जाती थीं, तब एक मोहर ऐसी बनी थी जिसकी नकल बहुत आसानी से की जा सकती थी। उस मोहर का निशान अगर कोई समझ जाए तो आधे कागजात उसके लिए बच्चों का खेल बन जाएं। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कहना चाहते हो कि तुमने वर्षों पहले से इसका अभ्यास किया? मौलवी ने सीधे उत्तर नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई आदमी समय से पहले सोचता है तो वो गलती से अपराध भी समय से पहले सीख जाता है। अकबर ने क्रोध में कहा, तुम मुझे पहेलियों में नहीं उलझा सकते। मौलवी ने आंखों में आंखें डालकर कहा, आपके महल में कल भी पहेली थी, जहां पनाह आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कल आपने उसे समझा नहीं था। अकबर आगे बढ़े, तो साफ बोलो, क्या तुम इस साजिश के मास्टरमाइंड हो? मौलवी नसीरुद्दीन ने एक पल चुप रहकर अकबर को देखा, फिर बोला, नहीं। इस एक शब्द ने कुछ लोगों के चेहरे पर राहत डाली, लेकिन बीरबल ने तुरंत उसकी आंखों में छुपी सच्चाई पकड़ ली। उन्होंने कहा, झूठ बोलने की कोशिश भी बहुत कमजोर है मौलवी साहब। मौलवी ने शांत रहते हुए कहा, मास्टरमाइंड कोई एक नहीं था बीरबल, मैं सिर्फ एक दरवाजा था। अकबर ने गरज कर पूछा, किसका दरवाजा? मौलवी ने उत्तर दिया, उस सोच का जो राज्य को सही और गलत में नहीं बल्कि काबू और अवसर में देखती है। ये वाक्य दरबार के लिए नया था, लेकिन बीरबल के लिए नहीं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह बहुत बड़े राजनीतिक जाल की भाषा है। कोई ऐसा वर्ग जो अंदर से सत्ता बदलना चाहता है, एक ऐसा दिमाग जो तलवार से नहीं दस्तावेजों, मोहरों, डर और व्यवस्था से राज्य को मोड़ रहा है। अकबर ने फिर पूछा, और अमीर खान? मौलवी ने कहा, वो उस सोच का चेहरा था। इतना सुनते ही अकबर का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। बीरबल ने तुरंत कहा, चेहरा यानी वही असली मालिक नहीं? मौलवी नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया। असली मालिक चेहरों के पीछे रहता है। अकबर ने तलवार खींच ली। अब बहुत हुआ। अगर तुम अभी पूरी सच्चाई नहीं बोलोगे तो तुम्हें यहीं दंड मिलेगा। मौलवी ने बिना डरे कहा, दंड देने से पहले उस कमरे को देखिए जहां आपके निजी कागज रखे जाते हैं। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्यों? मौलवी ने बस इतना कहा, क्योंकि वहां आपको वो चीज मिलेगी जो मैं नहीं चाहता था कि आप अभी देखें। बीरबल की नजर तुरंत अकबर पर गई। जहां पनाह, चलिए। वे तेजी से महल के निजी कक्ष की ओर बढ़े। पहरेदार, मंत्री, इकरामुद्दीन, फिरोज खां, रहमान और नवाब हसन पीछे पीछे चल पड़े। महल का वो हिस्सा अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। हर कोने में सस्पेंस था। हर दरवाजे के पीछे जैसे कोई और साजिश सांस ले रही थी। अकबर का निजी कक्ष सदा की तरह सुसज्जित था। बहुमूल्य कालीन, दीवार पर जड़े खंजर, लकड़ी की अलमारी और केंद्र में एक बड़ा लेखन मेज। लेकिन बीरबल की नजर तुरंत एक चीज पर गई। मेज के नीचे की ओर एक पतली सी छुपी पट्टी जो कुछ ढीली लग रही थी। उन्होंने झुककर देखा। ये हटाई गई है। अकबर ने पूछा, क्या है? बीरबल ने उंगलियों से पट्टी को हल्का सा खींचा। नीचे एक लंबा पतला खांचा निकला। उसमें लिपटा हुआ कागजों का एक बंडल था। अकबर ने अपने हाथ से वो बंडल उठाया। खोलते ही उनके चेहरे पर जैसे आग उतर आई। कागजों में उनकी रोजमर्रा की गोपनीय आदतों का विवरण था। किस समय वो किस दरवाजे से निकलते हैं, किस सेवक को पास आने दिया जाता है, कौन सा भोजन पहले आता है, कौन सा बाद में, और किन दिनों में वे निजी कक्ष में अकेले रहते हैं। उसके साथ एक और चौंकाने वाली सूची थी। महल के भीतर कुछ लोगों की परिवर्तनशील गतिविधियां, रात के पहरे और विशेष मौकों पर आने वाले विशेष मेहमानों के नाम। अकबर ने घुट्टी हुई आवाज में कहा, ये तो मेरी पूरी दिनचर्या है। बीरबल ने कागजों को उलटते हुए कहा, और आपके जीवन का नक्शा भी। मौलवी नसीरुद्दीन धीरे धीरे कमरे के द्वार पर खड़ा था। उसने शांत स्वर में कहा, अब समझे जहांपना, ये सब महज चोरी नहीं थी, ये आपकी आदतें जानने की कोशिश थी। अकबर ने आंखें तरेर कर पूछा, किस लिए? मौलवी ने जवाब दिया, क्योंकि जब किसी राजा की आदतें लिख ली जाती हैं तब उसके फैसले भी अनुमानित हो जाते हैं। बीरबल ने एक कागज उठाया। और ये हस्ताक्षर? उन्होंने एक पंक्ति पर उंगली रखी। उस पर एक नाम लिखा था, अमीर खान। अकबर की सांस जैसे रुक गई। तो तुमने उसके हस्ताक्षर नकल किए? मौलवी ने कहा, मैंने नहीं, उसने खुद दिए थे। ये सुनकर पूरा कक्ष सन्न हो गया। अकबर ने लगभग फुसफुसा कर कहा, उसने खुद? मौलवी ने सिर हिलाया। एक बार नहीं, कई बार, क्योंकि उसे लगता था कि वो आपकी उंगलियों से भी आगे सोच सकता है। बीरबल ने तुरंत पूछा, तुम्हें ये कैसे मिला और ये कागज यहां क्यों थे? मौलवी नसीरुद्दीन ने आंखें झुका लीं। क्योंकि अमीर खान को डर था कि किसी दिन मैं सच बोल दूंगा। अकबर ने तीखे स्वर में पूछा, तुम सच बोलते ही नहीं थे? मौलवी ने बिना झिझक कहा, नहीं जहांपनाह, मैं लंबे समय तक झूठ का दरबारी था,
ये बात सुनकर कई लोग स्तब्ध हो गए। मौलवी इतना सीधा और शांत दिख रहा था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपना अपराध मान रहा है। लेकिन यही तो उसका खेल था, सच्चाई का आधा हिस्सा मान लेना ताकि दूसरा आधा कभी न पूछा जाए। बीरबल ने उसे बहुत ध्यान से देखा, फिर अचानक बोले, तुमने सच्चाई का इतना हिस्सा मान लिया तो बाकी क्यों छुपा रहे हो? मौलवी ने एक पल उनके चेहरे पर नजर डाली। क्योंकि बाकी हिस्सा अमीर खान से बड़ा है। अकबर ने पूछा, बड़ा? कौन है उससे बड़ा? मौलवी ने बस इतना कहा, वही जिसने उसे बनाया। ये सुनते ही बीरबल की आंखों में नया अर्थ उभरा। किसने बनाया? मौलवी ने बहुत धीमे स्वर में उत्तर दिया, आपके अपने दरबार ने, आपकी ही प्राथमिकताओं ने, आपकी ही अंधी भरोसे की आदत ने। ये बात चुभने वाली थी। अकबर ने गुस्से से कहा, अब बहुत हो चुका, तुम बात को घुमा रहे हो। बीरबल ने तुरंत उनके सामने हाथ उठाया, नहीं जहां पना, ये घुमा नहीं रहा, ये उस जड़ की तरफ इशारा कर रहा है जहां से सब शुरू हुआ। अकबर ने सांस ली, तो शुरू कहां से हुआ? बीरबल ने मौलवी की तरफ देखा। उसी दिन से जब मोहर की नकल पहली बार बनी, है ना? मौलवी ने सिर झुकाया। हाँ। और किसने उसे बनवाया? मौलवी ने बहुत धीरे से कहा, अमीर खान ने नहीं, उसे बनवाने का आदेश पहले आया था। अकबर ने तुरंत पूछा, किससे? अब मौलवी पूरी तरह चुप हो गया। दरबार में एक भारी खामोशी उतर आई। बीरबल ने उसकी चुप्पी का अर्थ पकड़ लिया। तुम अब भी बचना चाहते हो? मौलवी ने थकी हुई आवाज में कहा। नहीं बीरबल, मैं बस उस नाम को लेने से डर रहा हूं। अकबर ने क्रोध में कहा, अब डर किस बात का? सब कुछ सामने आ गया है। मौलवी ने पहली बार सीधे अकबर को देखा। नहीं जहां पना, सब कुछ सामने नहीं आया, अभी तो केवल दरवाज़ा खुला है। अकबर ने गुस्से से पूछा, और अंदर क्या है? मौलवी ने कहा, अंदर वो आदमी है जिसे आप आज भी सबसे कम शक की नज़र से देखते हैं। दरबार में बैठे कई लोगों ने निगाहें आपस में बदल लीं। फिरोज खां की मुट्ठियां कस गईं। नवाब हसन ने सिर नीचे कर लिया। इकरामुद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने धीरे धीरे पूछा, मौलवी साहब, अगर तुम एक ही वाक्य में ये कहो कि असली जालसाज कौन है, तो कौन होगा? मौलवी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अचानक एक अलग चमक आई, दुख की, डर की और किसी पुराने पछतावे की। वो, उसने कहा, जो हर बार आपके सामने आपकी तारीफ करने सबसे पहले आता था। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। कौन? मौलवी ने नाम लिया, और जैसे ही नाम निकला पूरी सभा हिल गई। राज प्रमुख सलाहकार कमरुद्दीन। कमरुद्दीन। सन्नाटा। ये वही आदमी था जो पिछले कई वर्षों से अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में गिना जाता था। बहुत कम बोलता, बहुत शांत रहता और हर बार बादशाह के मन की बात को पहले समझ लेने का दावा करता। अगर वही इस साजिश में था तो ये एक साधारण घोटाला नहीं था, ये सत्ता के सबसे भीतर लगाए गए कीड़े की तरह था, चुपचाप, लगातार और भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला करता हुआ। अकबर की आंखें फैल गईं। कमरुद्दीन। बीरबल भी एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, अब बात समझ में आ रही है। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या? बीरबल ने सामने रखे सारे कागज उठाए, एक दूसरे पर रखा और बोले, जहां पना, ये योजना बाहर से नहीं, भीतर से लिखी गई है। पहले आपकी दिनचर्या, फिर आपकी मोहरें, फिर आपके भरोसेमंद लोग और अंत में आपके सलाहकार। ये सत्ता बदलने की वो तकनीक है जिसमें तख्त नहीं छीना जाता, तख्त की समझ छीनी जाती है। अकबर की मुट्ठियां कस गईं। कमरुद्दीन अभी कहाँ है? एक सेवक जो चुपचाप खड़ा था घबराकर बोला, हुजूर, वो आज दोपहर से दरबार में नहीं आए। अकबर ने आंखें बंद कर लीं। ये सुनकर सब कुछ और भी गहरा लगने लगा। वो गायब था, या गायब कर दिया गया था, या शायद अभी भी वहीं था, लेकिन किसी और रूप में। बीरबल ने कहा, वही भागा है। मौलवी ने अचानक जोड़ा, नहीं, वो भागा नहीं, वो आगे गया है। अकबर ने उसकी तरफ घूर कर देखा। कहां? मौलवी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, जहां पना, उत्तर द्वार के बाहर बने पुराने निरीक्षण भवन में। ये सुनते ही बीरबल का चेहरा कठोर हो गया। वहां क्या है? मौलवी ने उत्तर दिया, वहां वो असली बैठक है जहां से ये सब नियंत्रण होता था। अकबर ने बिना देरी आदेश दिया, अभी सैनिक भेजो, उत्तर द्वार, निरीक्षण भवन, आसपास के सभी मार्ग बंद करो। पहरेदार दौड़ पड़े, लेकिन बीरबल ने एक और बात पकड़ ली थी। उन्होंने मौलवी की ओर देखा। तुमने ये सब अभी क्यों बताया? मौलवी ने उनकी आंखों में देखा। क्योंकि अब मेरे पास बचाने को कुछ नहीं है, और पहले मेरे पास था। अकबर ने देखा कि मौलवी का चेहरा अब कुछ टूटा हुआ लगता है। उसमें कोई जीत नहीं थी, कोई चाल नहीं थी, सिर्फ थकान थी, शायद वर्षों की। लेकिन बीरबल जानते थे कि ऐसे लोग अक्सर सबसे आखिरी पल में सबसे बड़ा झूठ छुपाते हैं।
उन्होंने धीरे से पूछा, तुमने कमरुद्दीन के लिए क्या किया था? मौलवी ने उत्तर दिया, पहले उसे रास्ता दिखाया, फिर उसे रास्ता देना सीखा, और फिर जब रास्ता बहुत बड़ा हो गया तो मैं उसका हिस्सा बन गया। अकबर ने क्रोध में कहा, यानी तुम भी दोषी हो? मौलवी ने सिर झुकाया। हाँ, ये स्वीकारोक्ति दरबार के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन बीरबल की आंखें अभी भी और गहराई में जा रही थीं, क्योंकि उन्हें मौलवी के जवाब में भी एक छिपी हुई परत मिल रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, दोषी तो हो, लेकिन पूरे नहीं। मौलवी ने पलट कर देखा, क्या मतलब? बीरबल ने कागजों में से एक छोटा पन्ना निकाला। ये देखो, इसमें जो तिथि लिखी है वो उस दिन की है जब तुमने पहली बार हस्ताक्षर किए थे, लेकिन नीचे की स्याही पुराने नहीं, हाल के दिनों की है। मतलब तुमने पुराना अपराध बाद में नया रूप दिया। मौलवी की आंखों में हल्की घबराहट आ गई। बीरबल ने तुरंत आगे कहा, यानी तुम अब भी किसी को बचा रहे हो? मौलवी के होंठ कांपे। अकबर ने गुस्से से पूछा, किसे? मौलवी ने बहुत धीरे, बहुत भारी स्वर में कहा, उस आदमी को जो कमरुद्दीन से भी ऊपर है। इस बार तो दरबार में जैसे बिजली का झटका लगा। अकबर ने चिल्लाकर पूछा, और वो कौन है? मौलवी ने बहुत लंबी खामोशी के बाद जवाब दिया, वो जो इस पूरे खेल को देख रहा था लेकिन कभी सामने नहीं आया। बीरबल की आंखें तेज हो गईं। नाम? मौलवी ने कांपते स्वर में कहा, मैं नाम नहीं लूंगा। अकबर ने गरज कर कहा, तुम्हें आदेश दिया जा रहा है। लेकिन मौलवी ने अब भी सिर नहीं उठाया। वो जैसे किसी अदृश्य डर में झगड़ा हुआ था। बीरबल ने